हम लोग जो है इसमें द हिंदू के विश्लेषण को देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह हमारा जो है पहला न्यूज है। राष्ट्रपति जी ने इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम जो है बी रामा सुब्रमण्यम है। हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। ये जो है देश में जो मानव है उनके अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कि जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा मानव को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और ये उन्हीं के अधिकारों की रक्षा करता है। ये भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार की रक्षा करता है। ये तो इसलिए जो है इसको देश में मानवाधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी और वो अधिनियम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 का एक अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसी के तहत जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। हालांकि इस अधिनियम में जो है संशोधन भी किया गया। जैसे 2006 में एक संशोधन हुआ था और फिर आगे जाके 2019 में भी एक संशोधन हुआ। जो 2006 में संशोधन हुआ था वो उसमें जो है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर संरक्षण शब्द जोड़ा गया था, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। और फिर जो 2019 में संशोधन हुआ उसमें मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 था। इसके अलावा जो है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जो है स्थापित किया गया है। इसकी संरचना हम लोग देखें तो इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और जो है 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है। इसके अलावा जो है 7 जो है मानद सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 जो है मानद सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। जैसे कि अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो है न्यायमूर्ति थे। तो इसलिए जो है जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। इनकी जो नियुक्ति या कार्यकाल होता है तो जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उसमें से एक समिति का भी गठन किया जाता है और वो समिति में 6 सदस्य होते हैं। उन्हीं के सिफारिश के आधार पर जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है और 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर करता है। इस समिति में जो है प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष शामिल रहते हैं, राज्यसभा के उपसभापति शामिल रहते हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन्हीं जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का उपसभापति हो गया, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता हो गए और केंद्रीय गृह मंत्री हो गया। ये 6 लोगों के द्वारा जो है जैसे कि प्रधानमंत्री एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये जो है तीसरा हो गया और ये इसमें 2 लोग हैं तो ये 5 हो जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री 6 हो जाएगा। इन्हीं 6 लोगों से जो है समिति बनाई जाती है और इन्हीं समिति के सिफारिश के आधार पर जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी जो कार्य अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है या फिर वो जो है 70 वर्ष की आयु तक जो है वो पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त रहता है कि जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो 3 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु पहले पूरा हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है। इसके समिति में 6 सदस्य हैं जिसमें प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है, संसद के दोनों सदनों में ठीक है उसके विपक्ष के नेता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल है और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
इसके कार्य क्या है, तो इनको जो है न्यायिक का कार्यवाही करने की शक्ति दिया गया है, जैसे कि इसको जो है सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है ये मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है। इसके अलावा जो है यह मामला घटित होने के 1 वर्ष के भीतर मामलों की जांच करने का अधिकार रहता है, और इसके कार्य की प्रकृति जो है मुख्य रूप से अनुशासनात्मक होती है। तो ये जो है हमारा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसको जो है देश में मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। और अभी जो न्यूज था हमारा, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक, इसके लिए जो अधिनियम है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसी के तहत स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, अगला न्यूज जो है ये दूसरा न्यूज है। इसमें क्या है कि दिल्ली सरकार जो है शहर की जेलों में कैदियों के लिए वैवाहिक मुलाकात की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ठीक है, जो दिल्ली सरकार है और वहाँ के शहर में जो जेल में कैदी बंद है उनको जो है वैवाहिक मुलाकात की अनुमति, यानी कि जो वो संतति को जो है मतलब उनकी फैमिली या वो जो है जन्म दे सके, इसके लिए जो है उन्हें अनुमति देने के लिए विचार कर रही है। हालांकि जो है ये पंजाब में पायलट परियोजना के तहत जो है शुरू किया गया था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। तो उसी को जो है अब दिल्ली सरकार जो है शहर के जेलों में कैदियों के लिए वैवाहिक मुलाकात की अनुमति देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में जो जेल में बंद कैदी होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले जो उनको अपने धर्म के पालन करने का अधिकार होता है। अधिकार बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से जो है जैसे कि वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसके अलावा जो है कैदियों को पौष्टिक भोजन, सुरक्षित और स्वस्थ रहने की स्थिति और चिकित्सा का अधिकार रहता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 14 के तहत जो है विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार रहता है। इसके अलावा जो उन्हें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता रहती है, त्वरित न्याय का अधिकार रहता है। इसके अलावा जो है जब वो जेल से मुक्त हो जाएंगे तो उन्हें सम्मानजनक नागरिक के रूप में समाज में फिर से स्थापित होने का अधिकार रहता है। तो ये सब अधिकार जो है उन्हें दिए जाते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसके तहत भी बहुत सारे अधिकार कैदियों को प्राप्त रहते हैं। भारत में जो जेल है उसका विनियमन किस प्रकार किया जाता है, तो जैसे कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि यह कैदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है। अनुच्छेद 21 जो है वो कैदी को जेल में जो यातना दी जाती है या उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है उससे उसकी रक्षा अनुच्छेद 21 करता है, और यह कैदियों के लिए समय पर सुनवाई भी सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 21। फिर दूसरा अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 22 है। यह जो है गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 22 जो है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो किस वजह से गिरफ्तार किया गया है उस कारण को जानने का अधिकार उसे है। इसके अलावा जो है वो अपने पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और अपने बचाव के लिए जो है जो भी जरूरी कदम है उसको उठाने का अधिकार इसके पास रहता है, और ये जो है अनुच्छेद 22 के तहत उसे प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 39A है, इसके तहत जो है निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों को, जो लोग जो है कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का अधिकार जो है दिया गया है। तो ये संवैधानिक प्रावधान था जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 39A आता है। इसके तहत जो है कारागारों का विनियमन किया जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे कानूनी ढांचा है, जैसे कि एक अधिनियम है कारागार अधिनियम 1894। ये जो है ब्रिटिश शासन के दौरान ही पारित अधिनियम है, और इस अधिनियम के जरिए जो है जो भारत के जेल हैं उसके प्रबंधन के लिए जो आधारभूत कानूनी ढांचा है उसके लिए जो है ये मतलब उसका प्रबंध करता है, और ये जो है कैदियों की हिरासत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास और सुधार के प्रावधानों का अभाव है। तो कारागार अधिनियम 1894 क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित कारागार अधिनियम भारत में जेल प्रबंधन के लिए
आधारभूत कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह कैदियों की हिरासत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास तथा सुधार के प्रावधान का अभाव है। जो दूसरा अधिनियम है वो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 है। यह कानून कैदियों की पहचान प्रक्रिया और बायोमेट्रिक डाटा के संग्रहण को नियंत्रित करता है, यानी कि जो डिजिटल प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 के जरिए दिया गया है। इसके अलावा जो है कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग राज्य में जो है कैदियों का परिवहन जो है नहीं उसके स्थानांतरण किया जाता है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया गया हो, या फिर जो है एक ही राज्य में जो है अलग क्षेत्र में जो है जो कैदियों का स्थानांतरण होता है उसके लिए दिशा निर्देश जो है वो कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 के जरिए दिया गया है। इसके अलावा जो है एक निरीक्षक तंत्र भी होता है, जैसे कि जो न्यायिक निगरानी है उसके जरिए जो भारतीय न्यायपालिका है जनहित याचिकाओं और कैदी के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट मामलों के माध्यम से जेल की स्थिति की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामला था, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मामला है, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामले। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का निर्देश दिया था। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया निर्देशों में राज्यों द्वारा मानवाधिकार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इसके अलावा जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे भी हैं, जैसे कि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन कैदियों के उपचार तथा उनकी यातना के रोकथाम के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं, जैसे कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हो गया जो 1948 का है। इसके अलावा जो है यातना से सुरक्षा पर घोषणा हो गया जो 1975 का है। इसके अलावा यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ जो कन्वेंशन है जो 1984 में लाया गया था। तो इन सब से जो है जो कैदी होती है उसको यातनाओं से सुरक्षा प्राप्त होता है। तो इन सब के जरिए जो है जो भारत में कारागार है उसको बेनियमित किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21, 22 और 39 है, और जो कानूनी ढांचा उसमें कारागार अधिनियम 1894, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920, कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 है। और जो निरीक्षण तंत्र है उसके अंतर्गत न्यायिक निगरानी है, जिसमें जो है जनहित याचिका हो गया या कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वो हो गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे थे, जिसमें मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यातना से सुरक्षा पर घोषणा 1975, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कन्वेंशन 1984 हो गया। अब जो पंजाब में जेल में जो वैवाहिक मुलाकात की अनुमति दी गई थी वो क्या था, तो पंजाब में जब ये दिया गया था तो पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बन गया था ऐसा करने वाला। तो भारत का पहला राज्य पंजाब था जो जेल में वैवाहिक मुलाकात की अनुमति दी थी। कैदियों को जो है वैवाहिक मुलाकात की यहाँ पर अनुमति दिया गया था, और वहाँ पर एक कैदी था जो 60 वर्ष का था, और वो हत्या का आरोपी था, और उसे जो है शायद आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो उसको जो है इसका पहला लाभार्थी बनाया गया था। तो ये जो है पंजाब से शुरू किया गया। इसके अलावा जो है 2019 में एक व्यक्ति था जिनका नाम था श्री शाहनी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, और उस जनहित याचिका में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि कैदियों के लिए वैवाहिक मुलाकात को मौलिक अधिकार बनाया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति का बुनियादी मानव अधिकार है। ऐसा उस जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय में जो है वो उन्होंने कहा था। इसके अलावा जो है 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय में जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में, तमिलनाडु में एक जिला है तिरुनेलवेली, वहां पर आजीवन कारावास काट रहे एक अपराधी था जो 40 वर्ष के थे। उसको जो है प्रजनन के उद्देश्य से 2 सप्ताह के लिए घर जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा जो है 2014 में जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने वैवाहिक मुलाकात और कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति भी दी थी। तो इसी सब के जरिए जो है अब दिल्ली भी जो है इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यूज था। जैसे कि इसके उद्देश्य क्या है,
तो अब जो उद्देश्य है, न्याय का उद्देश्य जो है केवल कैदियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उनका सुधार करना भी है, ताकि जब वो बाहर जाएं तो वो उसी समाज में जहाँ से वो निकल कर आए थे वो पुनः उसमें शामिल हो सके। तो इस उद्देश्य के लिए जो है ऐसा माना जा रहा है कि ये आवश्यक है, ये जरूरी है। हालांकि जो है दिल्ली सरकार इसके प्रस्ताव पर जो है विचार कर रही है, फिर आगे देखा जाएगा वो क्या करती है। इसके अलावा जो हमारा अगला न्यूज था वो WTO को लेकर था। हालांकि इसमें जो है महत्वपूर्ण वो WTO है, तो जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका गठन जो है 1957 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौते, यानी कि 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट, उसके स्थान पर जो है इसको अपनाया गया था, WTO को अपनाया गया था। हालांकि जो WTO जो है वो 1 जनवरी 1995 को जो है अपना कार्य करना शुरू किया था। WTO की स्थापना पर जो है एक समझौता हुआ था, और वो समझौता प्रसिद्ध है, उसे जो है मार्केस समझौता कहा जाता है। और ये जो मार्केस है वो मोरक्को में एक शहर है मार्केस, वहीं पर 1994 में जो है हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए जो है उसे मार्केस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो मार्केस समझौता के तहत जो है WTO की स्थापना हुई थी। जो WTO है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ये जो है देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। तो जो गेट है और WTO है उसमें अंतर क्या था, क्या जरूरी था कि WTO बनना पड़ा? तो गेट जो है जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौते में न केवल वस्तु को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदा जैसे कि व्यापार चिन्ह हो गया, डिजाइन हो गया, आविष्कार हो गया, इन सब से संबंधित व्यापार को भी जो है शामिल किया गया है। जो WTO है उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके सदस्य की बात करें तो इसमें जो है यूरोपीय संघ सहित जो है 164 सदस्य देश हैं, और इसमें जो है 23 देश को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। और भारत जो है ये 1947 में गेट में और WTO का जो है संस्थापक सदस्य देश है। इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ऊपर जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहता है जिसको मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहते हैं। फिर नीचे जो है जनरल काउंसिल आता है, और इसकी जो है एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, और एक जो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा WTO था। इसके अलावा जो है हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। इसमें जो है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कहा गया है। जो भारत की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर जो है जो दुर्लभ खनिज है उसको लेकर ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो दुर्लभ खनिज क्या होता है, तो दुर्लभ खनिज वे होते हैं जो देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज होता है, और इसकी जो है उपलब्धता में कमी होती है। दुर्लभ खनिज की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले जो दुर्लभ खनिज है वह एक आधार तैयार करता है, और उसी आधार पर जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है मोबाइल फोन हो गया, सौर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक बैटरी हो गया, इन सब में इसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसमें अगर नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है तो उसके लिए भी जो है दुर्लभ खनिज आवश्यक हो जाते हैं। भारत में जो दुर्लभ खनिज की उपलब्धता या आवश्यकता है उसके लिए जो है 30 खनिजों की लिस्ट बनाई गई है, जैसा कि एक एंटीमनी है, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जो है इसका कोई प्रमाणित भंडार नहीं मिला है। हालांकि जो है ऐसा कहा जाता है कि इसके अनुमानित भंडार जो है उपलब्ध हैं, और इसको आमतौर पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसा जस्ता चांदी प्रगलन में उप उत्पाद के रूप में जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एंटीमनी को। और ये जो है ज्वाला मंदक है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी, लेड मिश्र धातु, प्लास्टिक, कांच और चीनी मिट्टी की चीजों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है एंटीमनी का। इसका जो है अनुमानित भंडार उपलब्ध है, कोई प्रमाणित भंडार नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जो है इसके भंडार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा बेरियम है, जो बेरिलियम है, ये भी जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी जो वर्तमान आवश्यकता है वो आयात के माध्यम से
पूरी की जाती है और इसका उपयोग जो है जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक जो उत्पाद होते हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो है वो बिस्मत है और ये भी जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसकी जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। जो रसायन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया या जो लोहे की ढलाई होती है उसमें जो है बिस्मत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है कैडमियम है और जो कैडमियम है वो जस्ता प्रगलन और शोधन के दौरान जो है एक उप उत्पाद के रूप में जो है प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जो विद्युत उपकरण होता है या जो रासायनिक उत्पाद होता है जैसे कि सोलर सेल वगैरह हो गया, तो उन सब में जो है कैडमियम का प्रयोग किया जाता है उसके निर्माण में। इसके अलावा जो है कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट का प्रयोग जो है जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसके बैटरी होता है उन सब में जो है कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है और ये जो है भारत में उपलब्ध नहीं है और इसकी जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। जो तांबा है इसका प्रयोग जो है लगभग जितने भी इलेक्ट्रिक उत्पाद होते हैं सब में किया जाता है। सोलर प्लेन में किया जाता है, ऑटोमोटिव उद्योग में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है और वर्तमान तांबा सांद्र उत्पाद, तांबा प्रगलन संयंत्र और रिफाइनरियों की मांग का केवल 4% ही जो है ये पूरा कर पाता है, जिसके लिए भारी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। तो तांबा का भी जो है मुख्य रूप से भारत में आयात किया जाता है। इसके अलावा जो है गैलियम है और गैलियम जो है ये एल्यूमिना उत्पादन के दौरान जो है उप उत्पाद के रूप में जो है गैलियम प्राप्त किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो रेनीकूट है, ठीक है, रेनीकूट वहां पर हिंडाल्को है और ओडिशा में जो है नालको है। जो दामनजोरी एल्युमिनियम रिफाइनरी है वहां पर जो है गैलियम मतलब प्राप्त किया जाता है और जो गैलियम है वो अर्धचालक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एलईडी होती है, जो थर्मामीटर होता है, जो बैरोमीटर होता है, सेंसर्स वगैरह होते हैं, उन सब में गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है। जो जर्मेनियम है अगला, ये भी भारत में उपलब्ध नहीं है और इसकी वर्तमान आवश्यकता भी जो है वो आयात के माध्यम से पूरी किया जाता है। और जो जर्मेनियम है उसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर हो गया, उपग्रह हो गया, सोलर सेल हो गया, इंफ्रा रेड नाइट हो गया, विजन सिस्टम हो गया, इन सब में जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है और जर्मेनियम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो है हमारे पास भंडार मौजूद है और ये जो है लगभग 9 मिलियन टन का भंडार जो है हमारे पास है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है बैटरी हो गया, जो ईंधन सेल होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है, उन सब में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो हाफनियम है। हाफनियम जो है आमतौर पर जो जिरकोनियम यौगिक है उसमें 1.4% से 3% के बीच में जो है हाफनियम होता है, तो वहां से जिरकोनियम से इसको निकाला जा सकता है। और जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है और केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड है, वो जिरकोन के उत्पादन में जो है ये दोनों शामिल हैं। यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और केरल मिनरल एंड मेटल्स लिमिटेड जो है वो जिरकोन से जो है हाफनियम निकालने का कार्य करता है। और जो हाफनियम है वो सुपर धातु के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और इसका प्रयोग जो है जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें खासतौर पर जो हाफनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है इंडियम है और ये भी उपलब्ध नहीं है हमारे देश में और इसकी वर्तमान आवश्यकता जो है आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। इंडियम का प्रयोग जो है स्मार्टफोन, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, मतलब स्क्रीन वाली चीजें होती है जैसे लैपटॉप हो गया, तो उन सब में प्रयोग जो है इंडियम का किया जाता है और ये अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है लिथियम है। लिथियम जो है जो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है वहां पर जो है ये लिथियम संसाधन मौजूद है और कुछ दिन पहले इसका पता चला है। वहां पर जो है सलाल हेमना क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, वहां पर जो है कहा गया है कि 5.9 मिलियन टन लिथियम जो है वो मौजूद है। और जो लिथियम है जो अभी हम लोग बड़े पैमाने पर रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग करते हैं उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कांच के बने पदार्थ होते हैं, जो चीनी मिट्टी की बनी चीजें होती है, उसमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है मोलिब्डेनम है और ये जो है तमिलनाडु के हुरूर में खनन योग्य भंडार के रूप में उपलब्ध है और इसका उपयोग जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। इसके अलावा जो है नाइओबियम है अगला,
इसके भी जो है भंडार भारत में उपलब्ध नहीं है और इसको भी आयात किया जाता है। और इसका जो है जो नाइट्रोबियम है इसका प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर जो जेट इंजन होता है, रॉकेट होता है, ठीक है, इन सब में जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा निकेल है, तो निकेल जो है ये गोवा में मतलब निकेल का वहाँ पर जो है उसको निकाला जाता है। वेदांता का गोवा में निकोमेट नाम से निकल और कोबाल्ट संयंत्र है। और जैसे कि हम लोगों को पता है निकल का प्रयोग जो है स्टेनलेस स्टील में किया जाता है, उससे बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा सौर पैनल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निकल का खासतौर पर जो स्टेनलेस स्टील वगैरह में होता है तो वो जंग रहित हो जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा जो है जो प्लेटिनम समूह के तत्व होते हैं, ठीक है, वो भी जो है दुर्लभ खनिज में शामिल है। और उड़ीसा का जो नीलगिरी है, बौलानुआ शाही है और सुकिंदा क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो कर्नाटक के शिमोगा सिल्ट बेल्ट है उसमें हनुमानपुरा क्षेत्र में ये पाया जाता है। और प्लेटिनियम समूह का प्रयोग जो है खासतौर पर ज्वेलरी हो गया, दवा हो गया, इसके अलावा जो सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं उसमें भी जो है बड़े पैमाने पर प्लेटिनियम समूह का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस जो है हमारे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर है। और इसका जो है जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, खनिज उर्वरक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पशु चारा हो गया, जो जंग हटाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सब में जो है फास्फोरस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोटास हो गया, तो पोटास जो है नागौर राजस्थान, पन्ना मध्य प्रदेश, सोनभद्र और चित्रकूट उत्तर प्रदेश से निकाला जाता है। और पोटास का प्रयोग जो है वही उर्वरक में, फर्टिलाइजर में, इसके अलावा जो है विस्फोटक पदार्थ में भी पोटास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है दुर्लभ मृदा तत्व भी बहुत सारे हैं, जैसे कि भारत में समुद्र तट की जो रेत है उसमें मोनाजाइट संसाधन जो है पाए जाते हैं, और उसमें जो है 11.93 मीट्रिक टन उपलब्ध है। और इसमें जो है 55% से 65% दुर्लभ मृदा ऑक्साइड है, ठीक है। जो दुर्लभ मृदा तत्व होता है, जो अंतरिक्ष संबंधी चीजें बनती है, या फिर जो ऊर्जा के क्षेत्र में, जो पवन ऊर्जा से क्षेत्र में होता है, इसके अलावा जो बैटरी होता है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेनियम है, अगला रेनियम, ये जो है एक सुपर मिश्र धातु है, और इसका प्रयोग जो है एरोस्पेस पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, और ये जो है भारत में उपलब्ध नहीं है, इसको भी जो है आयात किया जाता है। इसके अलावा जो है सेलेनियम है, और ये भी उपलब्ध नहीं है भारत में, इसको भी आयात किया जाता है। और इसका सेलेनियम का प्रयोग जो है पेंट जो होता है, जो उसमें प्रयोग किया जाता है, सोलर सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला जो है वो सिलिकन है, और सिलिकन जो है भारत में उपलब्ध है। जैसे कि भारत में जो है 59,000 मीट्रिक टन सिलिकन का उत्पादन किया गया था, और 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो है उत्पादन में भारत का जो है 12वां स्थान था सिलिकन के उत्पादन में। जो सिलिकन है वो अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये खास तौर पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, परिवहन उपकरण हो गया, पेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो स्ट्रोंटिनियम है, और ये भी जो उपलब्ध नहीं है, और इसकी वर्तमान आवश्यकता जो है वो आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। अगला जो है वो टेंटलम है, और ये भी उपलब्ध नहीं है, ये भी आयात किया जाता है। जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी होती है वहां पर जो है इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, सुपर लॉय के तौर पर। इसके अलावा जो है अगला वो टेल्यूरिनियम है, और ये भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, ये भी आयात किया जाता है। और इसका प्रयोग जो ताप विद्युत उपकरण होता है, इसके अलावा जो सौर ऊर्जा होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला जो है वो वनेडियम है, और वनेडियम जो है यहाँ पर मतलब हमारे देश में इसका भंडार मौजूद है, और वो जो है 24.63 मिलियन टन अनुमानित भंडार हमारे पास है। और वेनेडियम जो है वो मिश्र धातु जो स्टील है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सैन्य कवच चढ़ाना हो गया, परमाणु रिएक्टर घटक हो गया, अतिचालक चुंबक का विनिर्माण में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा जो है जो जिरकॉन है, इसको जो है तमिलनाडु के मनबल कुरुचि में भारी खनिज रेत के लाभकारीकरण के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। और परमाणु ईंधन के लिए अच्छा रॉड आवरण धातु, पुनः प्रवेश वाहन और जेट इंजन में कोटिंग
और अंतरिक्ष शटल में हीट शील्ड के रूप में जो है जिरकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दुर्लभ खनिज, हम लोगों का 30 दुर्लभ खनिज जो है और उसकी उपलब्धता को हमने देखा। अब अगला जो है वो है बांग्लादेश से खबर है। यह है कि उन्होंने जो है हसीना शेख की मांग की है। उन्होंने जो है कहा है कि हसीना शेख को जो है बांग्लादेश को सौंप दिया जाए और खासतौर पर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है प्रत्यर्पण की संधि है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा मांग किया है। जो प्रत्यर्पण की संधि है वो 28 जनवरी को जो है 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है हस्ताक्षर किया गया था। 2016 में जो है संशोधन भी किया गया और इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों की साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद के मुद्दों का समाधान करना था। इसके जरिए जो है कोई अपराधी को भी जो है, अगर भारत का कोई अपराधी भाग के बांग्लादेश चला जाता है तो बांग्लादेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पकड़ के उसको भारत को सौंप दे। इसी तरह बांग्लादेश का कोई अपराधी जो है वो भारत चला आता है तो भारत की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पकड़ के बांग्लादेश को सौंप सके। ठीक है, तो इसी संधि के जरिए जो है उन्होंने शेख हसीना को जो है उन्होंने मांगा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज को माना जाएगा, इसमें बहुत सारे चीजें हैं। जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश का जो प्रत्यर्पण संधि है वो क्या है। तो वर्ष 2013 में भारत एवं बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में प्रत्यर्पण संधि को लागू किया था। ठीक है, तो वर्ष 2013 में, ठीक है, ये लागू किया गया था, वो भी 28 जनवरी को किया गया था हस्ताक्षर। वर्ष 2016 में जो है इसमें संशोधन किया गया और दोनों देशों द्वारा वांछित भगोड़े के आदान प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा जो है इस संधि में कई उल्लेखनीय राजनीतिक कैदियों का हस्तांतरण किया गया। जैसे कि वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल दो दोषियों की फांसी की सजा के लिए वर्ष 2020 में बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया था। इसके अलावा जो है प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के महासचिव अनूप चेतिया का प्रत्यर्पण भी सफलतापूर्वक भारत को किया गया था। तो इस संधि के जरिए ये चीजें किया गया। इसके अलावा जो है इस संधि में ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर ऐसे अपराधों के आरोप हैं या जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी है जिनके लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। तो मिनिमम 1 वर्ष की सजा भी है तो उसको भी सौंपा जाएगा। इसके अलावा जो है प्रत्यर्पण के लिए प्रमुख आवश्यकता दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होनी चाहिए। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आरोप भारत में भी अभियोजन योग्य होने के साथ उनके कथित अपराधों के दंड भी अधिक हैं, इसलिए वे इन आधारों पर प्रत्यर्पण के योग्य हैं। इसके अलावा जो है इस संधि के दायरे में अपराधों के प्रयासों के साथ साथ उसके लिए सहायता करना, उकसाना, सहयोग के रूप में कार्य करना भी शामिल है। वर्ष 2006 में संशोधन में इस संधि में अपराधी के खिलाफ ठोस सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर प्रत्यर्पण की चुनौतियों को काफी कम कर दिया गया है। इसके अलावा इस संधि के अनुच्छेद 10 के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया करने के लिए अब केवल अनुरोध करने वाले देश में एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त है और शेख हसीना के लिए जो है ये मुश्किलें हैं। तो अब चीजें ये है कि क्या भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है? तो जो संधि का अनुच्छेद 6 है उसके अनुसार यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है, तो यहाँ से जो है उनका बचाव हो सकता है। हालांकि जो है इस विशेष छूट पर जो है कठोर सीमाएं हैं। हत्या, आतंकवाद संबंधी अपराध और अपहरण जैसे कई अपराधों को वस्तुतः राजनीतिक प्रकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ कई आरोप हैं, जैसे कि हत्या हो गया, किसी को जबरन गायब करना, यातना देना, तो इस छूट के दायरे से जो है वो बाहर हैं और ऐसे में संभव है कि प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए भारत इन आरोपों को राजनीतिक प्रकृति के रूप में उचित ठहराने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा जो है इस संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार शरण देने वाले राज्य द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पर उसी राज्य के अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है और शेख हसीना के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको फिर से सुने कि इस संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार शरण देने वाले राज्य द्वारा
प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पर उसी राज्य यानी भारत की अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। लेकिन शेख हसीना के मामले में भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है भारत द्वारा प्रत्यर्पण से इनकार करने का एक अन्य आधार भी है जिसको अनुच्छेद 8 में जो है शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 8 जो है उस स्थिति में प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। पहली चीज है यदि आरोप न्याय के हित में सद्भावनापूर्ण नहीं लगाया गया है तब जो है इनकार किया जा सकता है। दूसरा जो है इसमें सैन्य अपराध शामिल है जिन्हें सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं माना गया है, तो इस वजह से भी जो है इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा जो है भारत संभावित रूप से इस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है कि उनके खिलाफ आरोप सद्भावनापूर्ण नहीं लगाए गए हैं और बांग्लादेश लौटाने पर उनको राजनीतिक उत्पीड़न या अनुचित मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है भारत जो है वो इनकार कर सकता है। ठीक है, तो शेख हसीना जी को लेकर जो है ये न्यूज था। ठीक है, तो आज में इतने ही महत्वपूर्ण न्यूज थे। इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले दिन देखें।